हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। क्या होगा अगर आपने किसी को चेक दिया है या आपको किसी ने चेक दिया है और वो बाउंस हो जाए? आपका पेमेंट किसी ने रोक दिया है या आपसे पेमेंट किसी को लेना है और आपके पैसे फंस गए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? इन्हीं चीज़ों पे आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चेक एक बहुत ही पॉपुलर मीडियम है पेमेंट करने का, जैसे सैलरी, बिल्स, स्कूल फीस एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को पेमेंट करने के लिए हम चेक का यूज़ करते हैं। कोर्ट भी चेक से पेमेंट करने के लिए प्रोत्साहित करता है, एनकरेज करता है, सो दैट कम से कम इकॉनमी में कैश का फ्लो हो सके, लेस कैश इकॉनमी के लिए कोर्ट भी इसे प्रमोट करता है। तो चेक बाउंस होता कैसे है, क्या इसके रीजंस होते हैं, ये सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। चेक बाउंस होने के 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है इनसफिशिएंट फंड, सेकंड होता है क्रेडेंशियल मिसमैच और लास्ट होता है स्टॉप पेमेंट। इन चीज़ों को वन बाय वन डिटेल में मैं ब्रीफली इसको बता देता हूँ आपको। इनसफिशिएंट फंड में ये होता है कि अगर आपने सपोज किसी को 10,000 रुपीज़ का एक चेक इशू किया है, बट आपके अकाउंट में 8,000 रुपीज़ है, तो चेक बाउंस हो जाएगा। इसे इनसफिशिएंट फंड बोलते हैं। जैसे कि आपने 10,000 दिया था, 8,000 आपके अकाउंट में है, तो सफिशिएंट फंड नहीं है। नेक्स्ट होता है क्रेडेंशियल मिसमैच। इसमें ये होता है कि जैसे आपने अगर आज का डेट डाला है, लेकिन आपको चेक किसी और डेट को इशू करना था, जैसे आपका, या फिर आपने सिग्नेचर कुछ और मैच नहीं कर रहा है आपका, ऐसे माइनर मिसमैच होते हैं, उसे क्रेडेंशियल मिसमैच बोलते हैं। नेक्स्ट होता है स्टॉप पेमेंट। अगर सपोज आपने किसी को चेक इशू करा है और आपने चेक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दिया कि सो एंड सो चेक मैंने इशू करा है, और इस चेक से कोई भी अगर लेने आता है पैसे, तो वो तुरंत इमीडिएटली स्टॉप कर दिया जाए, पेमेंट इशू नहीं करा जाए, पेमेंट रिलीज नहीं करा जाए, तो इसे स्टॉप पेमेंट बोलते हैं। अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो आपको क्या करना चाहिए इन कंडीशंस में? अगर आपके साथ इंसफिशिएंट फंड का कुछ प्रॉब्लम होता है, किसी ने आपको चेक दिया, इंसफिशिएंट फंड की वजह से कोर्ट आपको रिजेक्ट कर देता है, या क्रेडेंशियल मिसमैच की वजह से रिटर्न कर देता है, या फिर स्टॉप पेमेंट का इंस्ट्रक्शन मिला होता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? तो ऐसे सिचुएशन में आपको हेल्प करता है सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। जी हाँ, एनआई एक्ट 1881 आपको हेल्प करता है, सो दैट आप जो भी पर्सन की वजह से आपको ये फेस करना पड़ा है सिचुएशन, आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सके, लीगल एक्शन ले सके और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। क्रेडेंशियल मिसमैच जो होता है वो तो एक माइनर प्रॉब्लम होता है, उसे सामने वाला तुरंत रेक्टिफाई कर देता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि ये डेलिब्रेट नहीं होता है। और अगर स्टॉप पेमेंट का है या फिर इंसफिशिएंट फंड का है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि ये डेलिब्रेट एक्शन होता है, पार्टीज डेलिब्रेटली करते हैं, सो दैट सामने वाली पार्टी से थोड़ा टाइम बार्गेन कर सके, पैसा अगर देना है तो, या फिर परेशान करने के लिए ये दोनों रास्ते यूज़ किए जाते हैं। तो क्या करें अगर चेक बाउंस हो जाए? तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपके पास चेक बाउंस होता है, तो आपको एक, जो भी बैंक में आप डालते हैं, तो बैंक आपको एक बैंक मेमो देता है, और वो मेमो में एक्सप्लेन किया होता है कि आपका चेक किस रीजन्स की वजह से रिटर्न हो रहा है, किस रीजन की वजह से बाउंस हो रहा है। अगर इंसफिशिएंट फंड की वजह से हो तो इंसफिशिएंट फंड के बारे में मेंशन करके आएगा, अगर क्रेडेंशियल मिसमैच है तो उसके बारे में लिख के आएगा, या फिर स्टॉप पेमेंट का अगर इंस्ट्रक्शन है सामने वाली पार्टी की तरफ से, तो वो डिटेल में लिख के आपको बैंक मेमो में मिल जाएगा। तो जैसे ही आपको बैंक मेमो मिलता है, तो आप सामने वाली पार्टी को एक नोटिस दे सकते हैं। आपके पास 30 डेज़ का पीरियड होता है। सपोज अगर आज आपको बैंक मेमो मिला, तो आज से आपके पास 30 डेज़ का टाइम पीरियड है। वो 30 डेज़ के टाइम फ्रेम में आप सामने वाली पार्टी को एक नोटिस दे सकते हैं, जिसे लीगल नोटिस बोलते हैं। अगर आपको ड्राफ्ट करने आता है तो आप ड्राफ्ट करके नोटिस सेंड कर सकते हैं, या फिर किसी लॉयर की हेल्प ले सकते हैं। तो ये 30 डेज़ का पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लिमिटेशन एक्ट के थ्रू में कवर होता है। ये 30 डेज अगर लैप्स कर जाता है तो आप एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए 30 डेज़ का पीरियड ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो विद इन 30 डेज़ में आप लीगल नोटिस भेजते हैं, तो आपके पास 15 दिन का टाइम देना ज़रूरी होता है सामने वाली पार्टी को, सो दैट वो 15 डेज़ में वो जो भी नेसेसरी एक्शंस है वो ले सके, जो भी उसे करना है, पैसे का जुगाड़ करना है, अगर पैसे उसके पास नहीं है तो पैसे का जुगाड़ करना है, या फिर नेक्स्ट चेक इशू करना है, या फिर जो भी उसने प्रॉब्लम फेस करा है उसको रेक्टिफाई करने के लिए 15 डेज़ का टाइम उसको देना बहुत ज़रूरी है। तो वो 15 डेज़ का टाइम कब स्टार्ट होता है? जिस दिन से आपने लेटर सेंड किया है, या फिर जिस दिन से सामने वाली पार्टी ने आपका लेटर रिसीव किया है, लीगल नोटिस रिसीव किया है।
तो इसमें 15 डेज़ का पीरियड तब से स्टार्ट हुआ जब पार्टी ने रिसीव किया है। सपोज अगर आज मैंने भेजा, आज से 4 दिन बाद उसको सामने वाली पार्टी को लेटर रिसीव हुआ यानी लीगल नोटिस रिसीव हुआ, तो वो चौथा दिन जिस दिन उसने रिसीव करा उस दिन से 15 डेज़ का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। वो 15 डेज़ के टाइम पीरियड में आपको अगर क्रेडेंशियल मिसमैच है तो वो रेक्टिफाई करके दे देता है, या फिर अगर आपको वो कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। जनरली क्या होता है कि लोग आपको जो भी पेमेंट है वो कर देते हैं 15 डेज लीगल नोटिस मिलने के साथ ही, या फिर अगर नहीं करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। आप एक कंप्लेन फाइल कर सकते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, आप एक कंप्लेन देके केस को स्टार्ट करा सकते हैं। तो इसमें जुरिस्डिक्शन क्या होता है, कौन से जगह पे आप केस फाइल कर सकते हैं, तो इसमें जुरिस्डिक्शन वो होता है जहाँ पे बैंक है, जो बैंक से चेक इशू कराया था वो बैंक के जुरिस्डिक्शन में आप फाइल कर सकते हैं, या फिर आप जिधर दोनों पार्टी जिधर रहते हैं। सपोज़ अगर मैं दिल्ली में हूँ और मेरे साथ ये कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं दिल्ली में केस फाइल कर सकता हूँ पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन में। अगर सामने वाली पार्टी मुंबई रहती है तो मैं मुंबई में भी फाइल कर सकता हूँ, मुंबई भी जुरिस्डिक्शन हो सकता है इस केस के लिए। प्रोसेस क्या होता है, तो प्रोसेस होता है कि आप कोर्ट को जैसे ही कंप्लेन देते हैं, कोर्ट समन्स इशू करता है यानी नोटिस इशू करता है सामने वाली पार्टी को, और सामने वाली पार्टी को कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए बुलाता है। अगर सामने वाली पार्टी नहीं आता है तो कोर्ट उसे वारंट इशू करके सामने वाली पार्टी को बुला लेता है और उसका वर्जन सुनता है क्या प्रॉब्लम है। देन ट्रायल स्टार्ट होता है। ट्रायल स्टार्ट होने के बाद कोर्ट एक डिक्री ऑर्डर पास कर देता है अप्रोप्रिएट जो भी लगता है कोर्ट को, और अगर कोर्ट को लगता है कि सामने वाली पार्टी ने इसमें बदमाशी किया है तो कोर्ट 6 मंथ से लेके 2 इयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट यानी जेल प्रोविज़न भी है। मिनिमम 6 मंथ्स और मैक्सिमम 2 इयर्स का जेल टर्म है, जेल टर्म भी दे सकता है। और इसमें फाइन का भी प्रोविज़न है। सपोज़ अगर 10 लाख का चेक है तो कोर्ट 20 लाख उसे पेमेंट करने के लिए सामने वाली पार्टी को बोल सकती है। मैक्सिमम डबल पेमेंट आपको करने के लिए बोल सकती है। ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे कम भी हो सकता है। अगर 10 है तो 12 कर सकता है, 15, 18, 20 इज़ द मैक्सिमम लिमिट। कोर्ट्स अपने जुडिशियल माइंड को अप्लाई करके ये सारे रीजनिंग पे एक जजमेंट पे पहुंचते हैं, एक जजमेंट देते हैं, एक डिक्री देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर चेक बाउंस हो तो आपको क्या करना चाहिए और कौन सा सेक्शन आपको हेल्प करता है और क्या जुरिस्डिक्शन होते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।